हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आप कैसे कोई भी गिवन लीनियर इक्वेशंस का आप कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करते हो। ठीक है, हम लोग इसको क्यों पढ़ने जा रहे हैं? बिकॉज क्योंकि गेट के एग्जाम में हम से ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ ही से पूछे जाते हैं। बिकॉज वहाँ पे हमें पूछता है कि आपको कोई 3-4 इक्वेशन दे देगा और पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स और यू कैन चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द गिवन इक्वेशंस। इसलिए हम लोग यहाँ से पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सो चलो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। नाउ अब सपोज करो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं कुछ ले रहा हूँ, जैसे कि मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि a11x1 a12x2 ऐसे जाते जाते कहाँ है a1n(xn) इक्वल टू k1। इसी तरह आपके 3-4 इक्वेशंस और यम इक्वेशन बन रहे हैं जहाँ पे कांस्टेंट यम के एम तक जा रहा है। ओके, और जो आपका अननोन्स है यन तक जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये हमारा जो x1 x2 x3 ये क्या है, हमारा अननोन्स है इस इक्वेशंस में। जो हम x1 x2 x3 x4 ऐसे जाते जैसे xn तक जा रहा है जो कि हमारा अननोन्स है। ओके, और जो k1 k2 k3 k4 km तक जितने जा रहे हैं वो क्या है, ये सब हमारे कांस्टेंट है। ठीक है, और जो a11 a12 ऐसे a13 ऐसे जाते जाते a1n, उसी तरह a21 a22 ऐसे जाते जाते am1 am2 am3 ऐसे जाते जाते amn का एक जो हमारा बन रहा है ये सब चीज, ये क्या है, ये हमारा कोफिशिएंट है। किसके? कोफिशिएंट ऑफ अननोन्स। जैसे हमारा a11 है, ये किसका कोफिशिएंट है? x1 का कोफिशिएंट है। आई होप आपको इन सभी टर्म्स के बारे में पता चल गया होगा। चलो अब हम देखते हैं कि और क्या करते हैं। तो जो कोफिशिएंट हमारा बना ना, अब हमारा क्या हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ से कोफिशिएंट को हम लोग एक साथ रख सकते हैं, एक मैट्रिक्स फॉर्म में बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो a11 a12 ऐसे जाते जाते a1n को हमने एक रो में लिख लिया। उसी तरह दूसरे इक्वेशंस का a21 a22 ऐसे लिखते लिखते a2n तक गए और उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली am1 am2 amn ऐसे लिख दिया पूरा। इसी तरह से हमारा यम कितना बन गया, हमारा क्या बना, ठीक है, इसी तरह हमारा यम रोज बन गया और यन कॉलम्स बन गए। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि यम रोज बना, 1 2 3 ऐसे जाते जाते यम रोज बन गया और 1 2 3 ऐसे जाते जाते यन कॉलम्स बन गया। ठीक है, तो इसको जो हमने कोफिशिएंट यूज किया है ना, उसके कारण से हमने जो एक मैट्रिक्स फॉर्म किया है जो कि हम बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स को, हम लोग इसको नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप रिमेंबर कीजिए जो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है, अगर उसके कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। नाउ अब हम ना इसमें कांस्टेंट को अगर ऐड कर लेते हैं, मतलब इस जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसमें हम लोग जो कांस्टेंट था k1 k2 km तक, उसको अगर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं अपने मैट्रिक्स में, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, रिमेंबर ये दो चीज आपको आना ही चाहिए टू सोल्व and identify or check the consistency and inconsistency of the system of equations। तो क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब चलो मैं बताऊं कि ये जो हमारा जो रैंक जो कोफिशिएंट जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना, अगर उसका रैंक हम लोग ए मान लेते, रैंक ऑफ जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए जो हमने माना था उसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं। ओके, और जो हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन रहा था उसका जो रैंक हम लोग फाइंड करेंगे और उसको हम लोग स्मॉल आर के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग इसको क्यों कर रहे हैं, फॉर शॉर्ट हम लोग एक कुछ कंडीशंस बनाएंगे जो कि अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो, जैसे कि पहला कंडीशन आप देख पा रहे होगे कि जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो रैंक था अगर वो इक्वल होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के, एंड जो यन है वो हमारा क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स है। जो अभी हमने देखा x1 x2 x3 x4 ऐसे जाते जाते xn तक गया, वो हमारा क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स है। तो अगर हमारा रैंक ऑफ
रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स और नंबर ऑफ अननोन्स, ये तीनों अगर सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल है, देन वो कौन सा सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा, वो जो इक्वेशंस रखेगा ना वो कंसिस्टेंस होगा और उसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी यूनिक होगा। सो आपको रिमेंबर करना चाहिए कि अगर r इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू स्मॉल n, वो क्या होगा, वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा एंड वो उसमें यूनिक सॉल्यूशंस मिलेगा। दूसरा क्या है, अगर r इक्वल टू स्मॉल r बट वो क्या है, नंबर ऑफ अननोन से कम है, सो उस कंडीशन में वो कंसिस्टेंस तो होगा बट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा। ओके, तीसरा क्या होगा, अगर दोनों की जो रैंक है अगर इक्वल नहीं होती है, देन उस कंडीशन में क्या होगा, वो इनकंसिस्टेंट होगा और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। जब वो दोनों इक्वल ही नहीं है, देन हम कैसे कोई भी अननोन्स को फाइंड कर सकते हैं, दैट्स वाई वो नो सॉल्यूशंस को देगा। आई होप आपको ये तीनों कंडीशन आया होगा। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है, देन प्लीज कमेंट मी, आई विल बी आंसर यू। ओके, तो देखो हमने सीख लिया ये तीनों कंडीशन और ये चेक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सो आपको ये कंडीशन याद रखना चाहिए। अब चलो हम लोग क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक प्रोसीजर बताऊंगा जिसकी वजह से आप उस प्रोसीजर को फॉलो करोगे, देन आप कोई भी कंसिस्टेंस के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। तो क्या प्रोसीजर है, ये रहा, मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के रखा है, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसके आप आसान से पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले हमारा जो इक्वेशन दिया रहेगा वो ax इक्वल टू बी के रूप में दिया रहेगा, इस फॉर्म में दिया रहेगा हमें इक्वेशंस। अब हमें क्या करना है, ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि जो a है वो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और जो x है वो हमारा क्या है, अननोन्स मैट्रिक्स। ओके, और जो b है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट मैट्रिक्स सीक्वेंस है ना। ओके, तो हमारा इस फॉर्म का हमें एक इक्वेशन दिया रहेगा। अब उसके हम क्या करना है, हमें रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स फाइंड करना होगा और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड करना होगा। और जब हम लोग रैंक को फाइंड कर लेंगे, और मैंने आपको पिछले वीडियोस में रैंक कैसे फाइंड करते हैं वो बताया है, सो अगर आपको नहीं समझ में आता है कैसे रैंक फाइंड करते हैं, देन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में रैंक कैसे फाइंड करते हैं उसकी वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा, प्लीज आप जाके वहां से आप रैंक फाइंड करना सीख सकते हो। चलो, आपने दोनों का रैंक फाइंड कर लिया, मतलब आपने कैपिटल आर की आर वैल्यू फाइंड कर लिया और स्मॉल आर वैल्यू फाइंड कर लिया। अब दूसरा केस क्या है, अगर कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर है, देन वो सिस्टम कंसिस्टेंस है और उसमें दो कंडीशन और बनेगा। तो वो दो कंडीशन क्या है, अगर आर इक्वल टू स्मॉल आर इक्वल टू एन होगा तो यूनिक सॉल्यूशन देगा, और अगर लेस देन एन है देन वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा। उसी तरह अगर दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि वो सिस्टम इनकंसिस्टेंस है और उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगा। और आपको एक चीज और बता दूं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए और मोर देन वन सॉल्यूशंस के लिए आपको एक ट्रिक लगाना पड़ेगा, मतलब एक कंडीशन लगाना पड़ेगा। डिटरमिनेंट जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का होता है उसको जीरो के साथ इक्वेट कर दोगे, दैट मीन्स कि वो मोर देन वन सॉल्यूशंस के लिए ये आप प्रोसीजर कर सकते हो। ओके, सो आई होप आपको ये फ्लो चार्ट आपको समझ में आया होगा। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसके वजह से आप आसानी से सब चीज़ को समझ सकते हो। चलो एक एग्जांपल लेते हैं जिसकी वजह से आप समझ जाओगे कि कैसे हम लोग इस फ्लो चार्ट का एप्लीकेशन करें। तो क्वेश्चन क्या है कि सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम डिफाइंड बाय द सेट ऑफ इक्वेशंस। तो हमारा जो क्या इक्वेशंस है, 4y + 3z = 8, 2x - z = 2 एंड 3x + 2y = 5 इज। अब हमें बताना कि ये सिस्टम क्या रखता है, कंसिस्टेंस है और इनकंसिस्टेंस है। ठीक है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनाते हैं, वो क्या होता है, तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ये होता है ए बी, इन दोनों का अगर साथ में आप मैट्रिक्स बनाते हो देन वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाता है। तो अब मैंने क्या किया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को रखा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहले इक्वेशन में x का कोई कोफिशिएंट नहीं है इसलिए 0, y का कोफिशिएंट 4 है और z का कोफिशिएंट 3 है और इसका क्या है, हमारा कांस्टेंट 8 है, तो 8 हमने पुट किया। ये हमारा पहला रोज में हो गया। दूसरे रोज में क्या होगा, दूसरे इक्वेशन का x की कोफिशिएंट क्या है 2 है, y की 0 है एंड z की -1 है और इसका 2 कांस्टेंट है। इसी तरह आपने तीसरे इक्वेशन का यहाँ पर लिख दिया।
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम लोग रो इक्लोन मेथड लगाना चाहते हैं, तो आप लोग रो इक्लोन मेथड्स के प्रोसीजर करेंगे। अब दूसरा कंडीशंस क्या है कि जो हमारा एंटिटीज होती है ना, यहाँ पे कुछ होना चाहिए वैल्यू, तो हमें यहाँ कुछ वैल्यू लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमने देखा कि यहाँ पे रैंक जो रो 2 है, अगर उसको हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब पहले रो पे ट्रांसफर कर देते हैं, देन यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, रैंक 1 एंड 2 को हमने इंटरचेंज कर दिया। इस तरह से हमारा ये जो सेकेंड रो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। तो क्या बन जाएगा, 2 0 -1 2, और जो फर्स्ट वाला रो था वो सेकेंड पे आ जाएगा। तो 0 4 3 8, और जो लास्ट था वो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो 3 2 0 5 ऐसे कर दिया। इस तरह से हमारा ये स्टेप बन गया। अब हम क्या करेंगे ना, क्योंकि एंटिटीज जो होती है पहले रोज का जो हमारा पहला टर्म्स होता है, पहला एंटिटीज, उसके सभी नीचे 0 बनना चाहिए। ये हमारा रो इक्विवेलेंट मेथड्स का रूल है, ठीक है। तो हम इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये तो दूसरा रो में तो हमारा पहले ही से 0 बना है, लेकिन तीसरे में 0 बनाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर करें। तो उसके लिए हमने क्या किया कि जो रो 3 है ना, उसमें रो 3 में से हमने क्या किया, ये पहले हमने इसको डिवाइड किया 2 से, जिसकी वजह से ये 1 बन गया। और उसमें जब हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो 3/2 और R1 कर दिया, मतलब ये कंडीशन मैंने लगाया, तो इसकी वजह से यहाँ 0 बन जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा 0 बन गया, ठीक है। जब 0 बन गया, ठीक है, तो अब हमारा सब कुछ यहाँ पे लिख दे। इसको जब हमने प्रोसीजर ये वाला किया, तो हमारा ये लाइन वाला सब कुछ बन गया, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे जो पहला एंटिटीज था उसके नीचे सभी तो 0 बन गए। अब हम दूसरे रोज के दूसरे एंटिटीज पे आते हैं। तो दूसरे रोज के दूसरे एंटिटीज क्या है, 4। अब हमें इस 4 के नीचे भी सभी एलिमेंट्स को 0 बनाना है। तो अब कौन सा हम लोग प्रोसीजर करें, तो हमने R3 में से क्या किया, 2/4 R2 वाला कंडीशन लगाया, जिसकी वजह से हमारा ये वाला टर्म भी 0 हो गया। तो जब मैंने प्रोसीजर लगाया तो क्या हुआ, तो हमारा ये तो पहले से था 2 0 -1 2 2 0 -1 2, और ये भी हमारा सेम टू सेम रहेगा 0 4 3 और 8। जो चेंज हुआ हमारा R3 में चेंज होगा। तो जब मैंने ये प्रोसीजर किया, मतलब ये जब मैंने ऑपरेशन किया, तो क्या बन जाएगा, 0 0 0 -2। आई थिंक मैं इतना स्पीड से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यू ऑलरेडी नो हाउ टू यूज रो इक्विवेलेंट मेथड। सो मैं आपको बस, मेरा आज का लेक्चर का एम है कि आपको कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी का यूज पता चल जाए, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हमारा 0 बन गया। तो हमारा ये क्या है, पहला पार्ट, ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ पे कितना है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना है, तो 1 है रो, 2 रो है, तीसरा रो इसमें 0 है। सो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने, नॉन जीरो रोज हैं 2। तो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स का कितना आ जाएगा, 2। तो हमारा कैपिटल R कितना आ गया, 2। और स्मॉल r क्या होता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, मतलब पूरे का हमारा कितना मैट्रिक्स है। तो पूरे का आप देखोगे तो आप देखो, एक नॉन जीरो रोज है, 2 नॉन जीरो रोज है एंड 3 नॉन जीरो रोज है। मतलब स्मॉल r की वैल्यू कितना आ गई, 3। इसका मतलब क्या हो रहा है, r डज नॉट इक्वल टू स्मॉल r। तो मैंने आपको कंडीशन बताया था, r डज नॉट इक्वल टू r क्या होता है, r डज नॉट इक्वल टू r क्या होता है, वो हमारा होता है सिस्टम इनकंसिस्टेंस एंड नो सॉल्यूशन। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। सो आप इसका आंसर दे सकते हो, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। सो आई होप आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ में आया होगा। ऐसे ही आपको सब क्वेश्चंस में ऐसे ही ऑपरेशन करते जाना है, ऐसे ही प्रोसीजर लाइन बाय लाइन करते जाना है, और आई होप आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। So all the best for your GATE examinations, and thank you for watching my video. If you like this video, then please share, subscribe and keep support me always. Have a great day. Thank you.